हमारा जो आज सब्जेक्ट है वो माइनर एक्ट में रेंट लॉ से मुतल्लिक़ है, रेंटेड पंजाब रेंटेड प्रीमिसेस एक्ट 2009। डियर स्टूडेंट्स, मैंने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था इसका, मैं चाहूंगा कि इसे रिपीट कर देता हूं कि दुनिया का हर महज़िब मुल्क, हर महज़िब मुआशरा, हर महज़िब रियासत अपने शहरियों को कुछ फंडामेंटल राइट्स देती है। इसी तरह पाकिस्तान में भी अपनी शहरियों को आइन के अंदर फंडामेंटल राइट्स दिए हुए हैं, जिनमें एक बड़ा अहम फंडामेंटल राइट ये भी है कि जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ रियासत फराहम करेगी अपने शहरियों को। अब माल क्या है? प्रॉपर्टी। कोई शख्स किसी प्रॉपर्टी का मालिक है, ऑनर है, हो सकता है उसकी ऑनरशिप को तहफ़्फ़ुज़ किसने देना है? रियासत ने देना है। ऑनरशिप क्या है? माल और मालिक के दरमियान रिलेशनशिप को हम ऑनरशिप कहते हैं। रिलेशनशिप बिटवीन प्रॉपर्टी एंड ऑनर इज कॉल्ड ऑनरशिप। तो जब एक शख्स को एक ऑनरशिप हासिल हो जाती है, उसे कैसे पता चलेगा कि वो उसका ऑनर है? उसे ऑनरशिप हो गई हासिल, दूसरों को कैसे पता चलेगा? उसके कुछ चेक्स हैं जो मैंने बताए थे। नंबर 1 कि वो अपनी प्रॉपर्टी को किसी के रोके बगैर अपनी मर्जी से इस्तेमाल करे, कोई उसे रोक ना सके। नंबर 2 कि वो दूसरों को रोके अपनी प्रॉपर्टी के इस्तेमाल करने से, तो दूसरा उसकी प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करना चाहे उसकी मर्जी के बगैर तो वो रोक सके। अगर रोक सकता है तो यस, ही इज ऑनर। और तीसरा और अहम चेक वो ये है कि वो बंदा, वो शहरी, वो मालिक, वो ऑनर अपनी प्रॉपर्टी को जिस तरह से चाहे उसको ट्रांसफर कर दे, जिसको चाहे वो ट्रांसफर कर दे कानून के मुताबिक। तो ये जो ट्रांसफर है ये दो तरह की होती है, टेम्पररी ट्रांसफर और परमानेंट ट्रांसफर। परमानेंट ट्रांसफर में हम सेल को ले लेते हैं कि एक शख्स अपनी प्रॉपर्टी को बेच सकता है, उसके एवज पैसे ले ले, यस। वो अपनी प्रॉपर्टी को किसी को हिबा कर दे, गिफ्ट कर दे, यस। इसकी दूसरी साइड पे एक आरजी टेम्परेरी ट्रांसफर भी है। अगर किसी शहरी के पास, किसी शख्स के पास, किसी ओनर के पास अपनी इस्तेमाल से, अपनी जरूरत से ज्यादा कोई प्रॉपर्टी है, तो वो किसी दूसरे को इस्तेमाल के लिए दे दे और उसके इवज कुछ चीज हासिल कर ले, तो ये आरजी ट्रांसफर कहलाती है। और इसमें वो उसे मुस्तकिल मालिक नहीं बना देता, बल्कि मालिक यही रहता है एक मुआहदे के तहत, एक मखसूस वक्त के लिए, एक मखसूस कॉन्सिडरेशन पर वो अपनी प्रॉपर्टी दूसरे को देता है। तो अपनी प्रॉपर्टी को मुआवजे के साथ किसी दूसरे को दे देना ये कहलाता है किरायादारी, रेंट, कि आपने उस पर रेंट वसूल किया। डियर स्टूडेंट्स, ये जो कानून है हमारा पंजाब रेंटेड प्रेमिसेस एक्ट 2009, ये 2009 से पहले 2007 के अंदर ऑर्डिनेंस की सूरत में आया था। और इससे पहले जो कानून थे रेंट से मुतालिका, वो गालबन पंजाब अर्बन रेंट रिस्ट्रिक्शन ऑर्डिनेंस था, जो अब पंजाब रेंटेड प्रेमिसेस एक्ट की सूरत में मौजूद है। कुछ तरामीम के साथ या नया ही वो उसमें बना दिया गया। डियर स्टूडेंट्स, इस किरायादारी के कानून, हाँ ये बात मैं आपको बता दूं कि ये पंजाब की हद तक नाफिजुल अमल है। ये एक सूबाई कानून है, पंजाब असेंबली ने इसे पास किया है, ये आप बेहतर जानते हैं। डियर स्टूडेंट्स, जो बात अहम है वो ये कि इस कानून के तहत हर तरह की प्रॉपर्टी की किरायादारी नहीं ली जा सकती। हम यहां पर एक मखसूस किस्म की किरायादारी को डिस्कस करेंगे, जिसमें रिहायशी
रेजिडेंशियल, गैर रिहायशी नॉन रेजिडेंशियल, जिसमें आप कारोबारी मकासद के लिए जो बिल्डिंग, जो प्रेमिसेस आप किराए पर लेते हैं, उससे मुतल्लिका जो कवानीन है वो हमने यहाँ पढ़ने हैं। याद रखना, रेजिडेंशियल और नॉन रेजिडेंशियल, जिसमें आपके कारोबारी बिजनेस से मुतल्लिका जो आप बिल्डिंग्स किराए पर लेते हैं, वो इस कानून के तहत हम डिस्कस करेंगे। इसमें जो एग्रीकल्चरल लैंड है उसका किराया, या एग्रीकल्चर मकासद के लिए जो जो बिल्डिंग्स इस्तेमाल होती हैं उसका किराया इसमें शामिल नहीं है, उसके लिए लैंड लॉज मौजूद हैं। तो ये जो किरायादारी है ये मखसूस है प्रेमिसेस के लिए। प्रेमिसेस की डेफिनेशन हम डेफिनेशन क्लास में पढ़ेंगे, उसको मैं एक्सप्लेन भी करूंगा कि प्रेमिसेस होती क्या है। तो फिर आपको क्लियर हो जाएगा कि ये कानून कहां फोकस कर रहा है। तो मैं जिक्र कर रहा था कि जब शहरी आबादी बढ़नी शुरू हुई, लोगों का रुझान शहरों की तरफ हुआ, जहां जाकर उन्होंने अपने कारोबार किए, अपनी रिहाइशें रखी, तो जरूरी नहीं, ये मुमकिन नहीं होता कि हर बंदा शहर में अपनी प्रॉपर्टी बना ले जिसमें अपनी रिहाइश रख ले। ये मुमकिन नहीं होता कि हर शहरी आप शहर के अंदर अपनी दुकान बना ले, अपना कारोबारी मरकज बना ले और वहां पर, या अपना ऑफिस बना ले तो वहां पे वो अपना कारोबार करे। तो इसके लिए फिर इस जरूरत को पूरा करने के लिए किराएदारी का निजाम मौजूद है कि आप शहर में जाकर या किसी ऐसी जगह पर जो तिजारती मराकज है वहां जाकर आप किराए पर बिल्डिंग, किराए पर दफ्तर, किराए पर दुकान, किराए पर मकान लेके आप वहां रिहाइश और कारोबार अपना कर सकते हैं। तो जब आप किराए पर बिल्डिंग लेते हैं तो आपके दरमियान और मालिक के दरमियान, जो उसका मालिक है, किराएदार के दरमियान और मालिक के दरमियान कुछ नेगोशिएशन होती है, कोई ट्रांजैक्शन होती है, कोई कॉन्ट्रैक्ट वजूद में आता है और एक ताल्लुक बनता है। उस ताल्लुक को मजबूत करने के लिए ये कानून बनाया गया। हम इसके ऑब्जेक्ट्स में इस कानून के पंजाब रेंटेड प्रेमिसेस एक्ट 2009 के ऑब्जेक्ट्स में ये लिख सकते हैं कि ये किराएदार और मालिक के ताल्लुक को मजबूत करता है। जहां इनके ताल्लुक में दरार आ जाए, कमजोरी आ जाए, नक्स आ जाए या कोई तनाजा जन्म ले ले, तो इनके तनाजा को सॉल्व करता है, इनके मसले का हल करता है। फिर कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क्स हैं, कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव इदारे हैं जो इस कानूनी किराएदारी के तहत मालिक और किराएदार के दरमियान जो किरायानामा होता है उसको रजिस्टर्ड करते हैं, उसको मेंटेन करते हैं, डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, उसका भी इस कानून के अंदर जिक्र है। फिर एक इदारा जिसे हम रेंट ट्रिब्यूनल कहते हैं, उसका भी वजूद इस कानून के तहत ही हुआ, जो फैसले करता है मालिक और किराएदार के दरमियान तनाजा की सूरत के अंदर। अगर कोई मसला बन गया है, कोई झगड़ा हो गया है, कोई एविक्शन का मामला है, कोई कब्जे का मामला है, किराया ना देने का मामला है, तो उसको सॉल्व ये रेंट ट्रिब्यूनल करता है। ये तो था थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन, जो आप इसके जब इसको पढ़ रहे होंगे तो आपको इस पे थोड़ा सा फोकस करना चाहिए कि इसके मकासद क्या हैं। तो अब हम इसका जरा थोड़ा सा डेफिनेशन क्लास पे आ जाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, सेक्शन 2 डेफिनेशन क्लास है। इसमें जो सबसे पहली डेफिनेशन है वो सबसेक्शन ए के तहत बिल्डिंग का जिक्र किया गया है कि बिल्डिंग क्या होती है। मैं इसको एक दफा पढ़ देता हूं, फिर इसके मैं एसेंशियल्स आपको या इसके जो मेन टर्म्स हैं उनको एक्सप्लेन कर दूंगा, समझा दूंगा। बिल्डिंग मीन्स अ बिल्डिंग or part thereof, comma, together with all fixtures and fittings therein, comma, if any, and includes any garage, garden, godown, outhouse, and open space attached or appurtenant thereto, let out for residential or a non-residential purpose. Let out, किराए पर देना, let out for residential or non-residential purpose, where actually being used for that purpose or not,
but does not includes a room in a hotel, hostel, boarding house, guest house, or any place of religious worship. अब इसके जो स्टार्ट में है बिल्डिंग मीन्स, डियर स्टूडेंट्स, डेफिनेशन जब भी की जाती है किसी इंपॉर्टेंट लीगल टर्म की, तो वो दो तरह की होती है, इन्यूमरेटिव या एग्जॉस्टिव। इन्यूमरेटिव से मुराद जब आपको लॉ मेकर्स डेफिनेशन के अंदर ये बताएं कि इस चीज से मुराद ये है, ये है, ये है, नंबरिंग दे हो, इट इंक्लूड्स 1 2 3, तो इसे कहेंगे हम इन्यूमरेटिव डेफिनेशन। और जब वो किसी चीज को जामे तौर पर एक पैराग्राफ में, एक सेंटेंस के अंदर बयान कर दे उसकी डेफिनेशन को, तो हम कहेंगे दिस इज एग्जॉस्टिव डेफिनेशन। तो जो बिल्डिंग की डेफिनेशन यहां दी हुई है ये दोनों तरह की है, मीन्स भी है और इसमें इंक्लूड्स भी कर दिया है उन्होंने। मीन्स, अ बिल्डिंग मीन्स अ बिल्डिंग और पार्ट, कोई तामीर हुआ हुआ इलाका, तामीर हुआ मकान, कोई ऐसा एक उसकी शक्ल तामीरात की, या उसका कोई हिस्सा, पूरी की पूरी बिल्डिंग या उसका कोई हिस्सा, टुगेदर with all fixtures and fittings. Very important term, fixtures and fittings. देखिए स्टूडेंट्स, जब कोई बिल्डिंग बनती है तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो उस बिल्डिंग के अंदर फिक्स कर दी जाती हैं, उसके अंदर उनको महफूज कर दिया जाता है, मखसूस कर दिया जाता है, तो वो बिल्डिंग का फिक्सचर हिस्सा कहलाता है। मसलन दरवाजा है, उसको फिक्स कर दिया जाता है, विंडो है, किचन के अंदर जो चीजें फिक्स कर दी जाती हैं, ये चीजें बिल्डिंग के उसकी जो पाइपलाइन है दीवारों के अंदर, उसकी जो इलेक्ट्रिसिटी का सिस्टम है जो दीवारों के अंदर फिक्स कर दिया, इसे हम कहते हैं फिक्सचर्स। तो यहां वो कहते हैं कि बिल्डिंग्स के अंदर सिर्फ ये नहीं कि वो जो एक मलबा है ईंट और गारे का, ईंट और सीमेंट का, वो नहीं, बल्कि उसके अंदर जो चीजें इस्तेमाल की, फिक्स हुई है, वो भी बिल्डिंग में शामिल होंगी। फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स। अब फिटिंग्स क्या हैं? फिक्सचर्स और फिटिंग में स्लाइड सा डिफरेंस है, थोड़ा सा उसको समझ लेते हैं। फिटिंग्स को मालिक और किराएदार के दरमियान जब नेगोशिएशन हो रही होती है, किरायानामा तय हो रहा होता है, तो किराएदार कह सकता है मालिक मकान को कि ये चीज मुझे नहीं चाहिए आपके मकान में, आप इसको उतार लें। तो अगर मालिक मकान उसको उतारे और उसकी बिल्डिंग पर कोई फर्क ना पड़े, वो तैयार हो जाए उतारने के लिए, तो उस बिल्डिंग के उस हिस्से को, उस चीज को हम कहेंगे फिटिंग। और जिस चीज को किराएदार कहे जी कि मुझे इस चीज की जरूरत नहीं, आप इसको उतार ले, और मालिक मकान उतार ना सके, उतारने से उस बिल्डिंग की हैयत में फर्क पड़ जाए, तो कहा जाएगा कि ये फिक्सचर्स हैं, फिटिंग्स एंड फिक्सचर्स। फॉर एग्जांपल, आपने एक फैन लगाया हुआ है, तो फैन को उतारा जा सकता है। किराएदार कहते हैं जी कि मुझे फैन नहीं चाहिए, ये मैं अपना कोई वो सोलर पे लगाऊंगा सिस्टम, या सोलर सिस्टम लगाया हुआ है, तो किराएदार कहता है जी कि सोलर सिस्टम उतार ले, मैंने तो मीटर के जरिए अपना दीगर वो करने, तो वो ये कहलाएंगी फिटिंग्स। और फिक्सचर्स वो चीजें हैं जो बिल्डिंग के अंदर मखसूस कर दी गई, जिनको अलग करना बहुत मुश्किल और नामुमकिन होता है। तो ये कहते हैं कि बिल्डिंग के अंदर फिटिंग्स और फिक्सचर्स दोनों ही शामिल हैं। इसके बाद इट इंक्लूड्स, इसमें शामिल है एनी गैराज। गैराज आप समझते हैं जहां गाड़ियां खड़ी करते हैं, कोई गेट से किसी बिल्डिंग के अंदर ऐसा हिस्सा जहां आप अपना कोई उसको ट्रांसपोर्टेशन की जो चीजें हैं, जो आपकी ट्रांसपोर्ट है मुतलका, वो खड़ी कर लें, या कोई भी और चीज खड़ी कर लें, उसे आप गैराज कहते हैं आज। इसके बाद है गार्डन,
बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं जिनके साथ छोटा सा बागीचा होता है, बाग होता है, उसके साथ मुंसलिक होता है। तो ये भी अगर तय हो मालिक और मकान के दरमियान तो ये भी उसके साथ शामिल होगा। इसके बाद है गोडाउन। गोडाउन हम किसी बिल्डिंग के नीचे तय खाने में गोदाम जिसे हम कहते हैं आम अपने जुबान में वो बना देते हैं, इसे हम गोडाउन कहते हैं, वो भी बिल्डिंग में शामिल है। आउट हाउस, आउट हाउस अमूमन हमारे यहाँ इसको मैं जरा थोड़ा सा देसी जबान में समझाने की कोशिश करूंगा। जिसे हम कहते हैं ना हमारे डेरों पे डेरा, बैठक, एक बाहर रिहाइश के अलावा एक कमरा होता है। तो इसी तरह से अब शहरों के अंदर भी मकान है, उसके उससे हटके एक थोड़ी सी रिहाइश की जगह है, घर से बाहर के साथ, तो उसे आउट हाउस कहेंगे हम। वो भी बिल्डिंग में शामिल होगा अगर किराएदारी मुआहदा किराएदारी के अंदर इसको निगोशिएट किया गया है। अच्छा, फिर वो कहता है एंड ओपन स्पेस, कोई अगर खुली जगह है उस बिल्डिंग के साथ और वो उसकी मलकियत है तो ये भी उसमें शामिल होगी। अटैच्ड, जो उसके बिल्कुल साथ हैं ये चीजें, और अपॉर्चुनेंट या उससे मुताल्लिक हैं, उसके लिए लाजम मलजूम है अटैच ना भी है लेकिन समझा जाए कि ये उसका हिस्सा है। फॉर एग्जाम्पल एक मकान है, दरमियान में सड़क आ गई, सामने एक प्लाट है, उसमें बागीचा लगा हुआ है, तो जब किराए पे दिया जाएगा तो कहा जाएगा ये मकान का हिस्सा ही है, अगरचे अटैच नहीं है लेकिन ये अपार्टमेंट है इसके, तो ये भी इसमें शामिल होता है। अब वो कहता है बिल्डिंग की डेफिनेशन में कि लेट आउट, कि उसे किराए पर दिया जाए फॉर रेजिडेंशियल और नॉन रेजिडेंशियल पर्पस। इसके बाद कहता है बट डज नॉट इंक्लूड अ रूम इन द होटल। होटल के अंदर कोई कमरा आप किराए पर लेते हैं तो वो इस कानून के तहत नहीं आएगा। हॉस्टल में कोई कमरा लेते हैं तो इस कानून के तहत नहीं आएगा। इस कानून में जो बिल्डिंग से मुराद है वो जो ऊपर हमने बयान किए हैं वो है होटल में, हॉस्टल में, बोर्डिंग हाउस में, गेस्ट हाउसेस के अंदर जो आप 1-2 दिन के लिए कमरे लेते हैं वो इसकी डेफिनेशन में नहीं आते, उसे हम बिल्डिंग नहीं कहेंगे। उससे मुतल्लिका जो आप निगोशिएशन करते हैं वो इस कानून के तहत फॉल नहीं करेंगे। और साथ ही कहते हैं एनी प्लेस ऑफ रिलीजियस वर्शिप, मस्जिद है, मदरसा है, गुरुद्वारा है, और वो अपने जो ये होता है हमारे मसीह हजरात जो जहाँ इबादत अपनी करते हैं उनकी जगह है, ये जो इबादत गाहें हैं उसको अगर उससे मुतल्लिका कोई निगोशिएशन है वो भी इस कानून के तहत नहीं है। तो बिल्डिंग्स मीन, अब मैं इसको जरा खुलासा बयान कर देता हूं, बिल्डिंग से मुराद ऐसी इमारत या उससे मुंसलिक कोई बाग, कोई ओपन स्पेस, आउट हाउस, मुंसलिक या उससे हटके लेकिन उससे मुताल्लिक हो, उसका ताल्लुक हो, और उसे किराए पर लिया जा रहा हो रिहायशी मकसद के लिए या नॉन रेजिडेंशियल पर्पस के लिए। और जरूरी नहीं कि उसी मकसद को पूरा भी किया जा रहा हो, ये तो बाद की बात हम पढ़ेंगे कि उस पर अगर मालिक को एतराज है तो वो उसे एविक्शन उसकी करवा सकता है। लेकिन यहाँ डेफिनेशन में ये कहा है कि वो रेजिडेंशियल और नॉन रेजिडेंशियल मकसद के लिए कोई बिल्डिंग लेता है, उससे मुताल्लिका, उससे मुल्हिक, उससे मुंसलिक कोई और चीज जो उस बिल्डिंग का हिस्सा है या उससे हटके जो उस बिल्डिंग का उससे ताल्लुक है, वो जो किराए पर लेता है उसे हम बिल्डिंग कहेंगे। इस बिल्डिंग में शामिल नहीं है कोई भी रूम होटल में, हॉस्टल में, इसमें ये जो आपका अपना है ये बोर्डिंग हाउस में, गेस्ट हाउस में, और वर्शिप जो प्लेस होती है ये भी इसमें शामिल नहीं होती। तो डियर स्टूडेंट्स, आज जरा स्टार्ट में प्रॉब्लम आ गई थी इसके सुनने आवाज की, इसलिए हमारा टाइम जरा महदूद हो गया। नेक्स्ट पीरियड में इंशाल्लाह इस डेफिनेशन क्लास को हम मुकम्मल करेंगे। अगर आपका कोई सवाल, कोई क्वेश्चन आपके जहन में हो तो उसे काइंडली व्हाट्सएप या आप मुझे फोन करके मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। तो आज इतना ही। अल्लाह आप लोगों को सेहत और तंदुरुस्ती दे, आप लोगों को अपनी अमान और हिफ्ज़ में रखे। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।